We're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran. Despite all of the public posturing you hear from the regime, talks are continuing and going well. I do see a deal in Iran. Yeah, Mr. President. could be soon. जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े बड़े युद्ध के नाम हमारे सामने आते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ ट्रेफाल्गर। अमेरिका में 50-100 साल बाद जब स्टूडेंट्स अगर वहां पढ़ाई तब भी करेंगे तो इस जो ईरान अमेरिका बैटल के बारे में जब बात होगी तो शायद इसे बैटल ऑफ क्लाउन्स बोला जाएगा, क्योंकि एक देश के तरफ से तो जोकर और क्लाउन्स ही इस पूरे युद्ध को चला रहे हैं। इस युद्ध का कारण क्या है, इस युद्ध का अंत क्या होगा, इस युद्ध को चलाने के लिए क्या किया जा रहा है, सब क्लाउनबाजी, जोकरबाजी ही चल रही है। एक महीने से हम इस युद्ध को ट्रैक कर रहे हैं और हमारा दिमाग फिर रहा है कि क्या इन लोगों में थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, क्या थोड़ी सी भी ह्यूमिलिटी नहीं है, क्या थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया जा रहा है इस युद्ध को लड़ने के लिए, क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ट्रंप चीख चीख कर पिछले कुछ हफ्तों से बोले जा रहे थे कि मैं तो बात कर रहा हूं ईरान के साथ, नए लीडरशिप के साथ डील तो होने ही वाली है, वो हमसे भीख मांग रहे हैं कि डील हो जाएगी। और अब जो ईरानियन गवर्नमेंट है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने साफ साफ ट्वीट करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि पिछले 30 दिनों से ज्यादा कोई बात नहीं हुई है, कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और ना उनको बातचीत करने में कोई दिलचस्पी है। ये क्योंकि जब अमेरिका ने उनसे बातचीत कर किया भी है तो किस तरीके से पीठ पर खंजर भोंका गया है, एक बार नहीं दो बार, कि उनके टॉप लीडरशिप को मार दिया गया है, उनके साइंटिस्ट को मार दिया गया है, नेगोशिएटर्स को मार दिया गया है। तो ईरान के पास कोई खास वजह नहीं है कि वो अभी निगोशिएशन करे। और इतना बस स्पष्ट किया गया ईरान की तरफ से कि हां, शांति प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया, लेकिन इतने सारे कंडीशंस के साथ आया कि हमने उसे सिरे से खारिज कर दिया। आपने बमबारी इतने तेज तरीके से ऑन रखा है, अभी बातचीत करने के लिए हमारे पास समय नहीं। सोचिए, एक महीने से करीबन ट्रंप पूरे दुनिया को झूठ बोलते आए हैं कि मेरी बातचीत चल रही है, जबकि अपने आप को शीशे में देखकर वो बातचीत करते आए हैं। अब आप इसे डिल्यूजनर बोल लीजिए, अब आप इसे क्रिमिनल बोल लीजिए, लेकिन दुनिया के साथ एक धोखा किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक क्लाउन शो चल रहा है, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन शांति वार्तालाप जो की बात हुई है, पीस टॉक्स की जो बात हुई है, वो अभी तक नहीं की गई है और इस बात की पुष्टि अब ईरान ने कर दी है। और मेरे ख्याल से ईरान का जो नजरिया है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कैरोलाइन लिविट, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आकर जिस तरीके से बात किया है कि देखो भैया, हमसे अगर बात नहीं करोगे, अगर ईरान के लोग हम उन्हें पसंद नहीं करेंगे तो उन्हें हम मार गिरा सकते हैं। सुनिए क्या कहना है मैडम का। Then perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. वारे लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, क्या एरोगेंस है, क्या स्टाइल है। इंसान को, लीडर को, दूसरे देश के पूरे लीडरशिप को खत्म कर देने की, क्या धमकी देने का बड़ा कैजुअल स्टाइल है मैडम प्रेस सेक्रेटरी का। लेकिन ये कैजुअलनेस सिर्फ ट्रंप या मैडम सेक्रेटरी तक खत्म नहीं होती है। देखिए मार्को रूबियो क्या कहते हैं। भाई, इतने पिछले एक महीने से अमेरिका ये सवाल पूछ रही है कि अच्छा ठीक है, युद्ध करना तो हमारी फितरत में है, अमेरिका के डीएनए में है, सत्ता पलट करना तो हमारा शौक है, हमारी आदत सी बन चुकी है, लेकिन ये तो बता दो कि ये युद्ध हो क्यों रहा है, जिसके जो एम्स हैं वो हर दिन बदलते रहते हैं। तो मार्को रूबियो बहुत परेशान हो गए हैं, आकर लोगों को बोल रहे हैं, देखो पहले दिन से आज तक सारी जो चीजें हमने बताई हैं वही की वही हैं। ट्रंप ने भी यही चीज पहले दिन कहा था, नोट्स बना लो, दोबारा मत पूछना युद्ध क्यों हो रहा है। I'll repeat them to you now because I hear a lot of talk about we don't know what the clear objectives are. Here they are. You should write them down. Number 1, the destruction of their air force. Number 2, the destruction of their navy. Number 3, the severe diminishing of their missile launching capability. And number 4, the destruction of their factories so they can't make more missiles and more drones to threaten us in the future. Rubio ji, जस्ट अ सेकंड रूबियो जी, द मैथ्स इज नॉट मैथ्सिंग। आपने कहा एयरफोर्स खत्म करना है, नेवी खत्म करना है, उनके फैक्ट्रीज को खत्म करना है और हाँ, उनके मिसाइल्स को खत्म करना है। लेकिन वो जो तेल, जो ट्रंप जी कह रहे थे कि इतने दिनों से तेल लाना है, और वो जो न्यूक्लियर वेपन्स जो उसको खत्म करना है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। और वो जो सत्ता पलट करने के लिए आपने 40 लोगों को मारा था पहले दिन, उसके बारे में कोई आप बात नहीं कर रहे हो। रेवोल्यूशन जो क्रांति लाने वाले थे, और वो हॉर्मुज का क्या हुआ? वो आपके गोल में अब है ही नहीं। जो हॉर्मुज पहले खुला था फिर बंद हो गया, फिर अभी अमेरिका का मेन गोल हो गया था कि हॉर्मुज को खोलना है। अच्छा नहीं, आप भूले नहीं हो,
लगता है मार्को रूबियो जी एक्चुअली सच बात बता रहे थे, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकन सोर्सेस के मुताबिक, अब ट्रंप अपने एड्स को ये बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इन लोग हॉर्मूज खोलते नहीं हैं तो हम पूरे देश के ऊपर बमबारी करके वहां से निकल आएंगे। अब मुझसे हो नहीं रहा, मैं बोर हो गया हूं, मुझे दूसरे युद्ध भी करने हैं, अरे मुझे एप्स्टीन फाइल से भी डील करना है। जिस रेट पर युद्ध चल रहा है, युद्ध से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एप्स्टीन फाइल अब रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती हो रही है। आप सोचो, ट्रंप आज इस स्टेट पर आ चुका है कि वो हॉर्मूज को जैसा का तैसा छोड़कर, ईरान के हवाले छोड़कर वहां से निकलने की भी प्लानिंग कर रहा है। और अगर ऐसा होता है कि हॉर्मूज को बिना खोले अमेरिका वहां से विड्रॉ कर जाता है, तो यह सबसे बड़ी जीत होगी ईरान के लिए और सबसे बड़ी हार होगी। इसको हमने एक एपिसोड पहले ही समझा के रखा था आपको कि अगर ईरान इस युद्ध को जीतता है तो अमेरिका के लिए इसका मायने क्या होगा। यह अमेरिका और ईरान के युद्ध से ज्यादा इसका बड़ा एक एको जाएगा कि अमेरिका की वर्चस्वता क्या है इस दुनिया में, उसको को लेकर। ये जो अमेरिकन पब्लिकेशंस हैं, जो ग्लोबल पब्लिकेशंस हैं, अब धीरे धीरे इस बात को मान रही हैं, जो हमने एक हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि शायद ईरान इस युद्ध को जीत रहा है, नॉट वॉशिंगटन डीसी में जाकर जीत रहा है, लेकिन अगर इसी तरीके से ईरान कैरी ऑन करता रहा तो फिर ईरान इस युद्ध का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ महीनों की बात नहीं है, हम तो कुछ ही हफ्तों में अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर देंगे। लेकिन उनके क्लैरिफिकेशन के बाद भी, नोट टेकिंग के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वॉर का जो इंटेंशन है, वॉर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 100% क्या है, क्योंकि ट्रंप के अपने अलग गोल्स हैं, पीट हेग्सेथ के अपने अलग गोल्स हैं, मार्को रूबियो के अपने अलग गोल्स हैं, सबके अपने अपने गोल्स हैं। इजराइल के अपने गोल्स के बारे में तो हमने आपको, ग्रेटर इजराइल के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया था। लेकिन अब आप सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप पहले कह रहे थे कि मैं तो बड़ा सरप्राइज था, अरे ईरान को इस तरीके से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक क्यों करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ पापा, आप बताओगे कि ईरान को किस पर अटैक करना चाहिए, किस पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो है कि ये जो जोकरगिरी चल रही थी, जो सर्कस चल रही थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि ईरान इस तरीके से अटैक करेगा गल्फ देशों पर। चलो अटैक कर दिया, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी अटैक कर दिया, लेकिन सबक आपने तब भी नहीं लिया। ईरान के मिसाइल्स के रेंज के अंदर आपने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स छोड़ दिए, जिसको अब आकर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अब आकर ईरान ने उन्हें भी ध्वस्त कर दिया है। इस तरीके का प्रिसिशन स्ट्राइक कहीं देखा ही नहीं गया। युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल रही है। जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हुआ, आप कह लीजिए कि एक मंतसरी गिफ्ट था करीबन 1 महीने बाद, युद्ध के शुरू होने के बाद। जिस तरीके से, जिस सटीकता से ईरान ने अटैक किया है, ये जो पूरी सर्कस है, ये एकदम सदमे में आ चुकी है। 3 जो एयरक्राफ्ट्स अटैक किए गए हैं, ये बैकबोन बनती है अमेरिका के अटैक स्ट्रक्चर में। हाँ, फाइटर्स उड़ सकते हैं ईरान के ऊपर, लेकिन फाइटर को जो सपोर्ट करता है, आपने उस सपोर्ट स्ट्रक्चर को ही हटा दिया। सबसे पहले E3 जो सेंट्री प्लेन होता है, जो मीलों दूर देख सकता है हवा से, ऑनकमिंग मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है, एनिमी फोर्सेस को ट्रैक कर सकता है, आपके अपने एयरक्राफ्ट को सपोर्ट दे सकता है, उसके रेडार सेक्शन तक जाकर इस तरीके से सटीक अटैक किया गया है, जिससे एक मैसेज जाता है कि अमेरिका को कहीं भी पूरे गल्फ में अब अटैक किया जा सकता है। और ऐसे जो E3 प्लेन्स हैं, उनको बनाने की क्षमता अभी अमेरिका के पास है नहीं, और जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेन है वो काफी साल दूर हैं। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे यहां कम की जा रही है, गल्फ में जिस तरीके से उनको क्षति पहुंच रही है। KC-135 टैंकर्स तो उनके पास बहुत है, लेकिन KC-135 अगर टैंकर्स इसी तरीके से नष्ट होते रहेंगे तो फिर अमेरिका की जो फोर्सेस है उनको रिफ्यूल कौन करेगा। ये जो बड़े बड़े जेट्स हैं, जो मल्टी-मिलियन डॉलर जेट्स हैं, उनको रिफ्यूल करने की क्षमता अमेरिका के पास और भी ज्यादा कम हो जाएगी। और सबसे खास प्लेन जिसको अब ईरान ने टारगेट किया है वो है EC-130H कंपस कॉल। ये 5 ऐसी ऑपरेशनल सिर्फ एयरक्राफ्ट्स हैं अमेरिका के पास, और उनमें से अब बोला जा रहा है दो की तो एक तो क्षतिग्रस्त हुआ है और दूसरा अच्छे तरीके से डैमेज हुआ है। ये ऐसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स हैं जो आपके दुश्मन को डेफ डम ब्लाइंड बना देते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को जैम कर देते हैं। लेकिन अभी तो खैर लग रहा है डेफ डम तो अमेरिका ही बन रहा है, जिस तरीके से उसने सबक ना लेकर पहले अटैक हुआ उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, उनके बेसिस पर, लेकिन तब भी उन्होंने अपने हाई वैल्यू एसेट्स को ऐसे खुले में छोड़ दिया। लगता है चाइनीज ने और रशियंस ने उन्हें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सप्लाई करके, चाइनीज बाइडू से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस से ये शहीद ड्रोन ने अपना काम करके दिखाया, वो भी $20,000 में। वैसे जैसे मैंने कहा कि ये तो क्लाउनगिरी चलती रहती है। अमेरिका ने तो ये नहीं बोला है कि इब्राहिम लिंकन पे या जेरल्ड फोर्ड पर अटैक हुआ था, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जब मैं कह रहा हूं ये वॉर ऑफ क्लाउन्स है। तो एक तरफ तो
तो ट्रंप की बयानबाजी तो चलती ही रहेगी, लेकिन दूसरे तरफ देखिए पीट हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, भैया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर चलाते हैं ये आजकल एट वॉर है, नहीं ईरान के साथ तो है ही है, एट वॉर विथ हिज ओन रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स ने ऐसी तस्वीरें छाप दी जो कि उनको अच्छी नहीं लगी। अब भैया फॉर्मर फॉक्स एंकर रह चुके हैं, इनको अपनी शक्ल से थोड़ा ज्यादा ही प्यार है, इतना प्यार है कि भैया प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले बाकायदा मेकअप वगैरह बाल बनाकर आते हैं, क्योंकि इनको हीरोगिरी झाड़ने का काफी शौक रहता है। तो इन्होंने अब फोटोग्राफर्स को बैन करना शुरू कर दिया है कि तुम मेरी अच्छी फोटो नहीं लेते हो, हम तुमको पेंटागन में आने से, ब्रीफिंग्स में आने से ही बैन कर देंगे। और अब ये नए कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। पता चला है फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार इनके जो ब्रोकर हैं युद्ध से ठीक पहले डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते थे, ये जानते हुए कि युद्ध शुरू होने वाला है। ये होता है आपदा में अवसर ढूंढना, ये होता है प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम वॉर, ये एक्चुअली एक क्राइम है, इसके लिए इनकी नौकरी जानी चाहिए। इसीलिए आज अब बहुत हकफकाए हुए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बोला जा रहा है ये रिपोर्ट आप इमीडिएटली वापस लीजिए। अब लेकिन अगर थोड़ी सी प्रॉफिटियरिंग कर ली तो क्या गलत किया? अब इनके बॉस को ही देख लो, इनके बॉस तो पायरेट बने फिर रहे हैं। ट्रंप ऐसे डलूलू में जी रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा ईरान के अंदर और 1000 पाउंड यूरेनियम चुरा लूंगा, मैं अपने फोर्सेस भेजूंगा जो फावड़ा लेकर नीचे खोदेंगे, वही साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स जिनके ऊपर बम बरसा दिए गए हैं, फावड़ा लेकर वो खोलेंगे और न्यूक्लियर जो मटेरियल है, यूरेनियम है, उसको हम फिर अपने प्लेन्स में ईरान के अंदर से चुरा कर बाहर ले लेंगे। ऐसे ऐसे प्लान बन रहे हैं, ऐसे ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं बाय ट्रंप। और दुख की बात तो यह है कि इस सब के बीच में, ये सब बयानबाजी के बीच में जो कि काफी मीडिया में हाईलाइट होता है, उसके बीच में ईरान पर जिस तरीके से बमबारी हो रही है, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से बमबारी हो रही है, 1 लाख के आसपास सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो चुका है। स्कूल्स पर जिस तरीके से अटैक हुआ हमें मालूम ही है। अब ईरान की मेन यूनिवर्सिटी को भी क्षतिग्रस्त इस तरीके से कर दिया गया है। तो अमेरिका कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग नहीं कर रहा है, अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है, क्योंकि जो असली आर्मामेंट्स हैं ईरान के, वो माउंटेन्स के नीचे एकदम सेफ है, उनको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है। ये हार्डेंड ग्रेनाइट के नीचे बंकर्स बना के रखे हैं ईरान ने, इसीलिए अमेरिका अपना आपा खो रहा है इस समय। फाइनली जो सवाल आप और मेरे जहन में है, 1 महीने से हम भी इसको कवर करते आए हैं, इस युद्ध को हम भी चाहते हैं कि दूसरे बहुत और मेजर इश्यूज हैं उन्हें भी कवर करना चाहिए। तो ये युद्ध कब तक चलेगा? ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक एक ऑयल शॉक अमेरिका बर्दाश्त कर सके। ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक इकोनॉमी और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। अभी तो सिर्फ स्टॉक मार्केट पर आपको लाल दिख रहा है, लेकिन ये लाली अभी आपको सड़कों पर भी दिखेगी, अपने जेबों पर भी दिखेगी, जिस तरीके से इन्फ्लेशन अब बढ़ने वाला है अगर ये युद्ध नहीं रुकता है। $200 प्रति बैरल तेल का अब आंकड़ा बनाया जा रहा है, मॉडल्स प्रेडिक्शंस बनाए जा रहे हैं। 100 और 100 से 15 के बीच में तो अभी तेल की बात चल रही है। सोचिए 1 महीना और ये युद्ध चला तो क्या होगा। इसीलिए बार बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है हम अपना काम बहुत जल्दी कर लेंगे, कोई यहां इतने महीनों सालों के लिए बैठने के लिए नहीं आया है। ये ईरान नहीं है, ये इराक नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, यहां हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। वो स्ट्रेटजी क्या है इस पर आप मुझसे मत बात पूछिए, क्योंकि ये शायद ट्रंप को भी नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज जो इस युद्ध का परिणाम डिसाइड नहीं करेगी, अंत डिसाइड नहीं करेगी, वो है जाने। जाने जितनी भी बिछ जाए, कम से कम मिडिल ईस्ट में किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को दुनिया भर में भी फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को भी फर्क नहीं पड़ता है। 50, 60, 80 हजार लोग मारे गए हैं गाजा में, किसी को खास फर्क नहीं पड़ा। 20,000 बच्चे मारे गए गाजा में, किसी को फर्क नहीं पड़ा। अभी लेबनान में भी एक दूसरा नरसंहार शुरू हो गया है, 1000 वहां मारे गए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ा। अभी जो आंकड़ा आ रहा है हमारे पास कि ईरान में कम से कम 2000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 200 बच्चे शामिल हैं, किसी को ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप को फर्क पड़ेगा अगर पेट्रोल का दाम और बढ़ने लगे, ट्रंप को फर्क पड़ेगा अगर मिड टर्म्स में रिपब्लिकन्स हारने लगे, ट्रंप को फर्क पड़ेगा अगर अमेरिका में लोग सड़क पर उतर आए, जो कि नो किंग्स प्रोटेस्ट में अभी हमने हाल ही में ओवर द वीकेंड देखा। जिस भारी मात्रा में लोग अब सड़कों पर उतर आ रहे हैं, उससे ट्रंप को फर्क पड़ेगा। इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है, लेटेस्ट पोल्स ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप अब मोस्ट अनपॉपुलर अमेरिकन प्रेसिडेंट इन मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री बन चुके हैं। -17%, -17 में उनकी अब पॉपुलैरिटी रेटिंग चली गई है, नेगेटिव में पॉपुलैरिटी रेटिंग चली गई है, और सारे रीसेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा अनपॉपुलर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अपनी पॉपुलैरिटी खैर बहुत ज्यादा ही पसंद है। तो शायद इसको देखते हुए यह पागलपन थोड़ा रुक जाए। और जब पागलपन कर ही रहे हैं, उसकी बात कर ही रहे हैं, तो इजराइल के बारे में भी 2 सेकंड बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल ने वो कर
दिखाया जो नाजी जर्मनी ने भी नहीं किया था। नाजीज ने तो कंसंट्रेशन कैंप चुपचाप चलाया था, दुनिया से बचा बचा कर चलाया था, आंखों की शर्म होकर चलाया था। लेकिन इजराइल अब जो करने वाला है वो दुनिया के सामने कंसंट्रेशन कैंप्स चलाने वाला है, क्योंकि इजराइल ने एक ऐसा लॉ पारित कर दिया है जिसमें जो वो कहें पैलेस्टीनियन टेररिस्ट, वो कोई प्रोटेस्टर भी हो सकता है, उसे अब मौत की सजा सुना दी जाएगी बाय लॉ, बाय कंपल्शन आप बोल सकते हैं। और इसमें 99% कन्विक्शन रेट भी होगा। ये जो लोग हैं ये अपने संसद में इस लॉ के पारित होने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके पीछे जो मेन आर्किटेक्ट है वो है बेन गवीर। बेन गवीर वो इंसान है जो इतना हार्डकोर है, जो इतना एक्सट्रीमिस्ट है कि उसे आईडीएफ में भर्ती नहीं मिली। सोचिए, इजरायली सेना में उसे भर्ती नहीं मिली क्योंकि उसका कन्विक्शन हुआ था एक टेरर रिलेटेड केस में। आज यही कन्विक्टेड पर्सन इन इजराइल इन अ टेरर केस संसद में बैठा हुआ है और ऐसे जेनोसाइडल लॉज पास करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं, अब तो सक्सेसफुल हो गया है, जो सिर्फ पैलेस्टीनियंस को पनिश करेंगे। और टेररिस्ट तो कोई भी हो सकता है, किसी ने एक पत्थर भी फेंक दिया वो भी टेररिस्ट है, किसी ने आवाज उठा दिया वो भी टेररिस्ट है, बच्चों को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। 10,000 ऐसे बंदी हैं अभी इजराइल में, इनको मौत के घाट अब शायद उतार दिया जा सकता है, और पूरी दुनिया बैठकर ये तमाशा ही देख रही है। तो उधर इजराइल में अपना ही एक खेल चल रहा है। अंत में मार्च का पूरा महीना निकल गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, ईरान अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है, यूएस अभी भी इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, उधर चाइना और रशिया मुंद मुंद मुस्कुरा रहे हैं कि भैया उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनको तो और भी पावर मिल रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। और यूएस के जो बेसिस थे, जो उनका शक्ति का प्रतीक था, अब वो सुनसान पड़े हुए हैं, वो लायबिलिटी बन गए हैं। ये है ट्रंप का विनिंग, ये है ट्रंप का खेल, ये है ट्रंप का सर्कस जो एक महीने से अब चलता आया है। मार्च का महीना पूरा खत्म हो चुका है, और ये इंसान इतने दिनों से पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाता आया, कहा कि मैं हूं पीस प्रेसिडेंट, मैं शांति लाऊंगा, कमला हैरिस ही तुम्हें युद्ध में ढकेल देगी, मुझे वोट करो, मैं तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करूंगा, फिजूल के वॉर्स में नहीं घुसूंगा। यह है सच्चाई जो अमेरिका को अब देखना चाहिए कि उनका कितना बड़ा तरीके से काटा गया है और कैसे अमेरिका को एक सर्कस बनाकर छोड़ा है इन जोकर्स ने। सुनिए, and thanks for watching. I am the candidate of peace. I am peace. Under Trump, we will have no more wars. No more wars. No more wars. We will have prosperity and peace. We will have prosperity and we will have peace. Remember, I'm the president of